नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक, भित्ति चौकीदार और स्वीपर के अंतर्गत यहां आता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कई जो है भाई या बहन मुझे कमेंट किया था कि सर एक बार प्रयोगशाला परिचारक का आप सिलेबस को कंप्लीट पुनः करवा दीजिए, क्योंकि सिलेबस का हमको पता नहीं चल रहा है कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए कौन सा रहेगा और सामान्य जैसे कि प्यून भर्ती है, चौकीदार है, स्वीपर है, इसके लिए क्या रहेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा बहुत जल्द, हो सकता है 1 या 2 दिन के अंतर्गत, उसको मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट जरूर करा दूंगा कि कौन से विभाग में कौन सा टॉपिक आएगा, तो किस तरीके से बनता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी क्या है, 1 जनवरी से पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डलने वाला है। तो आप जो है तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसमें जो पहला फिजिकल है, पहले फिजिकल निकलेगा तब जाके उसमें लिखित एग्जाम का होना है। तो फिर जो लिखित एग्जाम होगा उसका भी सिलेबस बता दूंगा। तो मैं आपको प्रयोगशाला परिचारक है और पुलिस कांस्टेबल है, दोनों का जो सिलेबस है लगभग सेम ही है। बस इसमें कुछ अतिरिक्त ये है कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का अलग से रहेगा, जो कि मैं आपको बीच बीच में अपडेट करा दूंगा। ठीक है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था 31वां प्रश्न, उस चीज को देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा किसके नाम पर शोध पीठ स्थापित किया गया है। आंसर आ जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज। ठीक है। मान लो जो एक नदी है, अब ये कहाँ जाता है, समुद्र से मिलता है। ठीक है, ये समुद्र हो गया। तो ये नदी जो है जब जहाज आता है तो क्या होता है, चलता हुआ आता है। अब ये समुद्र में जाता है तो फिर क्या हो जाता है, आंसर आ जाएगा इसका थोड़ा ऊपर आएगा। यानी कि अगर नदी में जहाज तैरता हुआ आता है तो जैसे ही समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका जो है जो गहराई डूबा रहता है वहां थोड़ा सा उथला होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो समुद्र का जो है क्षेत्रफल है वहां बड़ा रहता है और नदी का जो क्षेत्रफल रहता है कम रहता है। इससे जो है नाव डूबा हुआ महसूस होता है, यानी कि डूबा ही रहता है। जैसे ही वहां क्षेत्रफल ज्यादा में पड़ता है, आयतन उसका ज्यादा होता है, तो फिर स्वतः ही वहां थोड़ा सा उठ जाता है। दूसरा प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है। तो स्वाभाविक बात है, जैसे कि आप कभी भी पेन अपने जेब में पकड़ते हो तो फिर इसका जो निब है ऊपर की तरफ रहता है और नीचे जो पार्ट है इधर रहता है। ठीक है। तो फिर आप जैसे कि हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, अगर आप सामने वाला जेब में या कभी भी पेन पकड़ कर बैठो तो उसका जो स्याही निकलता है, तो क्यों निकलता है, तो इसका एक ही वजह होता है, वायु दाब में कमी के कारण। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ता है तो वायु दाब में कमी होने लगता है। अब जब वायु दाब में कमी होता है तो स्वाभाविक बात से यह जो पेन की जो स्याही है वहां ऑटोमेटिक ढंग से निकलने लगता है। आंसर आ जाएगा पहला नंबर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। आप देखना जैसे कि आपके घर में बर्फ होगा। ठीक है। अब उस 2 जैसे कि टुकड़े हैं, उस बर्फ को अच्छे से दबाना तो क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है। या उस बर्फ में, एक ही बर्फ में आप कोई भी जैसे कि लकड़ी है या रबड़ जैसे कुछ बांध देना, उस जगह जो है वहां गल जाता है। क्यों ऐसा होता है, मतलब क्यों चिपकता है, उस चीज को देखते हैं। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए जब चिपकाते हैं तो 2 बर्फ आपस में चिपक जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि। तो सभी के घर में क्या है, प्रेशर कुकर तो होगा ही। तो याद रखना, जब भी हम दाल पकाते हैं तो कुकर में ही पकाते हैं, उसको कढ़ाई में नहीं पकाते या टीन में वगैरह में नहीं पकाते। क्यों नहीं पकाते, क्योंकि उसमें अधिक समय लगता है। लेकिन प्रेशर कुकर में बहुत जल्द वह दाल पक जाता है। क्यों पकता है, इस चीज को बताना है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, ये होता है मुख्य वजह से, क्योंकि भाप जो है अत्यधिक प्रेशर में रहते हैं। कभी कभी यहां से एक प्रश्न पूछते हैं कि गर्म पानी में अगर हम हाथ डालते हैं और एक होता है भाप में हाथ जलता है, तो दोनों में सबसे ज्यादा तेज जो जलता है वहां भाप से क्यों जलता है, क्योंकि देखो गर्म पानी से तो वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो भाप रहते हैं ना वो तीव्र रहते हैं। इसका एक वजह होता है गुप्त ऊष्मा, उसमें जो गुप्त ऊष्मा पाई जाती है जिसकी वजह से हाथ जो है बहुत तेज गति से वहां जलने लगते हैं।
अगर आप कुकर के माध्यम से कोई भी दाल वगैरह है, या कई लोग जो मांसाहारी रहते हैं वो लोग पकाते हैं ना, तो फिर इसी का सहारा लेते हैं ताकि वहाँ जो है अच्छे से पक जाए, क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। पांचवा प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। तो हम सभी क्या है वर्षा की बूंद को देखते हैं, या आप जो है स्वतः ही अपने हाथ का जो यानी कि गिलास से एक पानी फेंक के देखना, ऊपर जैसे वह नीचे आएगा तो गोल हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की बूंद जो है गोलाकार दिखाई देने लगता है। अगला है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। ठीक है, जैसे कि आप दीपक देखना, या दीपक तो चलो छोड़ो, हम लोग जैसे कि उपयोग करते हैं कंडील वगैरह है, या छत्तीसगढ़ी में देखो जो देखा जाए तो फिर चिमनी है। ठीक है, तो आप उस चिमनी में देखना, जैसे कि ये डब्बा हो गया, अब यहाँ पर मिट्टी तेल आपने भरा है, अब यहाँ पर इसका लौ है, यहाँ पर एक रस्सी का हम लोग डालते हैं, तो ये जो मिट्टी तेल है ऐसे चढ़ने लगता है और यहाँ पर यहाँ जलता है। क्यों होता है? ये होता है केशिकत्व क्रिया की वजह से, क्योंकि जो कपड़े का रहता है या जो धागे का रहता है उसमें वहां जो तेल है चढ़ने लगता है, इस वजह से होता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से याद रखना है। सातवां प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि। तो गर्मियों में ज्यादातर सफेद कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परिवर्तक होते हैं। यानी कि जैसे गर्मी में क्या होता है, हमको ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, तो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो वो प्रकाश के जो उष्मा रहता है, प्रकाश की जो गर्मी रहते हैं उसे अवशोषित नहीं करता है, वहाँ क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं, यानी कि टकराने के बाद वह पुनः वापस लौट जाता है। तो इस वजह से गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अगर आप गर्मी में काले रंग के कपड़े पहनोगे तो फिर अत्यधिक गर्मी महसूस होगा, क्योंकि जो है काले रंग जो होता है प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। आठवां प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो कौन सा रंग है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? आंसर आ जाएगा बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है। प्रश्न यहाँ पर ऐसा बनता है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर आ जाएगा लाल रंग का रहता है। नौवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जैसे कि मनुष्य के शरीर है उसमें खून का जैसे शुद्धिकरण किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे कि किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसको डायलिसिस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हालांकि हृदय में जो है ब्लड तो बनता ही है, लेकिन खून का जो शुद्धिकरण है, उनका जो छानने का जो क्रिया है वहाँ कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। और किडनी अगर खराब हो जाता है तो शुद्धिकरण नहीं होगा, तो शुद्धिकरण के लिए क्या करना पड़ता है? उस किडनी का डायलिसिस करना पड़ता है, तब जाके यहाँ होता है। 10वां प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो जैसे कि स्टील आप देखना छोटा छोटा क्या होता है, अपने घरों में थाली वगैरह है, चम्मच रहते हैं, लेकिन स्टील का राड जो रहता है बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है लोहे की अपेक्षा। तो इसके लिए क्या होता है कि क्या उसमें ऐसा मिलाया जाता है जिसकी वजह से स्टील की कठोरता बढ़ाई जाती है? आंसर आ जाएगा इसका क्रोमियम की मात्रा, है ना, क्रोमियम की मात्रा डालने से यहाँ इनकी कठोरता बढ़ जाती है। अगला है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो जैसे कि कार की बैटरी है या आपकी मोटरसाइकिल का ले लो, बैटरी रहते हैं, तो उसमें जो है प्रयुक्त अपघट्य यानी कि उसमें जो डलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। बैटरी में हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड डला रहता है। एक तो होता है शुष्क बैटरी भी रहता है, तो वो अलग रहता है, कार्बन की वजह से चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। और ये एसिड इतना तीव्र रहता है कि अगर आप किसी कपड़े पर भी डाल दोगे तो बहुत जल्द उसे जला देता है। तो ये आंसर जाएगा बी नंबर का। अगले है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वहां है। अगर आप हवा की जगह वायुमंडल बोल देते हो तो फिर ये जो शब्द है ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको ये बताना है कि हवा में या वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की जो मात्रा होती है वह किसकी होती है? आंसर जाएगा नाइट्रोजन रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर जितना भी बताता हूँ कोशिश करता हूँ आपको अधिकतर फैक्टर के साथ, ताकि आप लोगों से अच्छे याद हो सके। जैसे कि वायुमंडल है, तो वायुमंडल में अगर हम मान लेते हैं 100% गैस है, तो 100% गैस में लगभग 78.8% नाइट्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो है ऑक्सीजन की मात्रा आता है जो कि 20.95 यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन है। उसके बाद जो बचता है लगभग 1-8%, तो उसके अंतर्गत जैसे कि आर्गन है जैसे कि 0.93% है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो इस तरीका से है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है भूपर्वतीय में ज्यादा है, इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमको ऐसा लगता है कि यहाँ बढ़ा हुआ है। अगला है परमाणु नाभिक के अव्यय है। परमाणु नाभिक के अव्यय है तो क्या है? आंसर आ जाएगा, मैंने एक दिन बताया था ना आपको, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन और इसके चारों ओर चक्का लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। ये नाभिक के बात है और ये चारों तरफ जो चक्का लगाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगले है निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब होता क्या है? जैसे कि आज के डेट में हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग करते हैं, कोयला पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो ये कल के डेट में खत्म तो होगा ही, कल के डेट में इनका जो है भंडार है वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो फिर इसकी जगह पर हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? सही जवाब आ जाएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सूर्य जो है कभी खत्म नहीं होने वाला यहाँ ऊर्जा है। तो इससे अगर हम प्रकाशीय ऊर्जा को, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे हम बदल देते हैं तो फिर यहाँ श्रेष्ठ रहेगा आपकी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में। अगला है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र, जीवन चक्र मतलब क्या होता है? अगर हम मनुष्यों में देखे जाए तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो उसी तरीके से अगर पौधों में देखा जाए तो फिर क्या होता है? पुष्प रहता है, क्योंकि पुष्प जो है जीवन चक्र के लिए पादप जो चीज रहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अंग यही होता है पुष्प। अगले है डायनेमो क्या प्रतीत करता है? दोस्तों ये प्रश्न डायनेमो वाला बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, आपको याद रखना होगा। डायनेमो जो कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। बी आंसर सही रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न क्या है कि 80% से अधिक सेल में क्या पाया जाने वाला पदार्थ है? तो 80% से अधिक सेल में, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका है, ठीक है। हमारी जो सॉइल है उसमें क्या पाया जाता है? सेल या कोशिका पाए जाते हैं। तो एक एक कोशिका में 80% से अधिक क्या चीज पाए जाते हैं? आंसर जाएगा जल रहेगा, ठीक है। जल आंसर सही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ी में बताऊँ ना तो फिर आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे कि आप देखना भांटा है, ठीक है। अब उस भांटा कितना बड़ा रहता है? बहुत बड़ा रहता है, ऐसे। ये हो गया भांटा, ठीक है। ये अब इसमें क्या है? पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इसे आपको धूप में रख देना है। ना इसका बीज निकालना है, ना इसका छिलका निकालना है। हफ्ते दिन बाद जब देखोगे तो यही भांटा यानी कि बैगन जो रहेगा वहाँ इतना छोटा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने तो इसमें से कुछ काटा भी नहीं, ना कुछ निकाला भी नहीं है। तो यही होता है क्योंकि इसमें लगभग कह सकते हैं 75% नहीं, 80% भाग में पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, इसी वजह से होता है। अब यहाँ पर क्या बोलोगे है? एक मनुष्य की सेल है यानी कि कोशिका में तो 80% जल भरा रहता है और बाकी जो और रहता है वो सभी अलग अलग तत्व उसमें मौजूद रहता है। यहाँ पर मैंने जो बैगन वाले है, भाटा वाला उदाहरण ना ऐसे समझने के लिए आपको बताया था। अगले है तना काटकर आमतौर में किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जैसे कि तना काटकर, तो तना काटकर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो जैसे कि केला की अगर तना को काटकर हम पुनः जगा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। ना ही आम होता है, ना कपास होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा गन्ना रहेगा, ठीक है। जैसे कि गन्ना की जो खेती करते हैं उन लोगों को देखना, जैसे कि ये गन्ना का पेड़ हो गया तो बीच में क्या रहता है? गांठ रहते हैं। तो वो लोग इसी गांठ को ही काट लेते हैं, 4-4 इंच है या 5 इंच है या 6 इंच के हिसाब से इसी गांठ को काट लेते हैं। फिर उसको नर्सरी तैयार करते हैं जिससे एक नया पौधा संवर्धन होता है, प्रवर्धन होता है। अगले है जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह कहलाती है। तो कौन से ऐसे धातु है जिसे पीट कर पत्थर का रूप दिया जा सकता है? आंसर आ जाएगा उसे कहते हैं तन्य कहते हैं। लचीला, सुनमय या भुरभुरी नहीं कहते, उसे तन्य कहते हैं। यानी कि पीट कर हम उसको ताड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि एक सोना है ना, तो सोना भी इसी के अंतर्गत आता है। आप देखना जैसे कि कोई आप माला ले रहे हो 1 तोला का, ठीक है, यानी कि 10 ग्राम का, तो उसका साइज क्या है? 10 ग्राम का साइज में इतना बड़ा माला आ रहा है। लेकिन आप देखना 10 ग्राम की जगह अगर 5 ग्राम का भी अगर माला लोगे सोने का तो भी इनका साइज इतना बड़ा रहता है।
3 ग्राम का भी लोगे तो भी इनका साइज इतना बड़ा ही रहता है। हालांकि वजन तो कम रहेगा ही, लेकिन साइज इतना बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि ये तनने का कार्य करता है, यानी कि जितना आप इसे खींचोगे ठोकोगे वहां तनने का कार्य करता है। अगला है पित्त का उत्सर्जन होता है। तो पित्त का उत्सर्जन स्वाभाविक रूप से पित्ताशय में होता है, यानी यकृत द्वारा होता है। 21वां प्रश्न है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो जिनका हृदय रोग है, यानी कि समय से मतलब थोड़ा सा ही चलता है, दौड़ता है या सीढ़ी चलता है, उसके क्या हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, बहुत ही ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने लगता है। तो इसके लिए क्या है, वसा वसा उसको ज्यादातर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सेल फैट भी होता है, चर्बी बढ़ने लगता है, जिससे इसकी जो संभावना है और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक आने का संभावना रहता है। अगला है, निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको जो सबसे पहला जो वीडियो बताया था विटामिन का, उसमें बताया था विटामिन होता है बी, और उसके अंतर्गत जो B12 रहता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर देगा चौथा नंबर। अगला है, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। आंसर आ जाएगा अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। अगला है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। सिले और प्रिस्टले, है ना, सिले और प्रिस्टले इसका आंसर सही रहेगा, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है वहां किसे कहा जाता है। आंसर आ जाएगा हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस आंसर सही रहेगा। अगला है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वहां किसने किया है बताना है। आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसका आंसर सही रहेगा, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। अगला है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट का जैसे कि बनाते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था ना, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने किया था, जिसके नाम पर विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जो प्राइज दिया जाता है, प्राइज नोबेल पुरस्कार है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे है, डायनामाइट बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर आ जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन रहेगा, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो शुष्क सेल में किस तरीके की ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि मैंने बताया था ना, शुष्क सेल है उसमें रसायन होता है, जिसकी वजह से उसमें चार्ज यानी कि ऊर्जा उसमें रहता है। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो साधारण जो नमक है जिनका हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, आप इसे स्टार मार्क जरूर कर लेना कि शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है वहां हीरा रहता है। ठीक है, हीरा जो कि सबसे कठोर रूप होता है शुद्ध कार्बन का। अगला है, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः खालिस्तान में पचता है। तो एक तो सबसे पहले याद रखना कि इनका जो भोजन पचने का प्रोसेस होता है वह मुख से होता है। जैसे हम चबा चबा कर खाते हैं, फिर उसमें लार बनता है, फिर अंदर जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पचने का कार्य होता है वहां छोटी आंत में होता है, छोटी आंत इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी या इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, भोर का तारा है, ये सांझ का तारा है, ये सभी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला है, पैराबैंगनी किरणों में पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पैराबैंगनी किरणों से रक्षा किससे करती है, ओजोन गैस से। अब देख लो यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब सूर्य से क्या आता है, पैराबैंगनी किरणें आती हैं, तो यहाँ पर है ओजोन परत। अब जैसे ही पड़ता है तो यहाँ पर ओजोन परत क्या करता है, इस पराबैंगनी किरणें को रोकने का कार्य करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से हम कह सकते हैं इनका जो ओजोन गैस है या ओजोन परत है वहां धीरे धीरे करके क्षरण होना प्रारंभ हो गया है। क्यों, क्योंकि वातावरण दूषित हो गए हैं। तो यहाँ से जो पराबैंगनी किरणें निकलता है सीधा छिद्र करके कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में जा रहा है, यानी कि सीधे तौर पर बर्फ के साथ वहां टकरा रहा है। जब बर्फ टकराएगा उसके पराबैंगनी किरणें तो वहां गलना से प्रारंभ हो जाएगा।
जैसे ही गलेगा तो समुद्र का जो जल है वहाँ स्तर बढ़ने लगेगा और जितने भी विश्व में समुद्र के पास जितने भी शहर है वो सभी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके वहाँ डूबना प्रारंभ हो जाएगा। अगला है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, उसमें क्या आता है, एक तो होता है एसी होता है और एक होता है डीसी होता है। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट होता है और एक होता है डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एसी परिपथ लगे होते हैं यानी कि अल्टरनेटिव करंट लगे होते हैं। अगला है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बताना है कि जो सूर्य की तीव्रता है, जैसे कि मैंने बताया था ना, जैसे कि सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर जो प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट लगभग 16 सेकंड या फिर जिसे 20 सेकंड भी बोलते हैं। तो इसको जो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक टियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में कौन से ऐसे रंग है जिनका विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे कम होता है वहां बैगनी रंग का होता है। अगला है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है, यानी कि जो प्रेशर रहता है ना गैस का, उसकी माप किया जाता है। अगले है एक लिफ्ट एक सामान्य वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। ठीक है, मान लो ये लिफ्ट है, अब ये लिफ्ट जो है कोई व्यक्ति यहाँ पर है और ये ऊपर जाता है तो इनका जो जैसे कि भार रहता है वह कैसे रहता है, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि इनका भार जो है घटेगा नहीं न बढ़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अपनी जगह पर वहां रहेगा और सीधा जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में 2-3 दिनों पहले एक घटना हुआ था दिल्ली में, जो कि लिफ्ट 7वें मंजिले से नीचे गिर गया, तो उसमें लगभग 8 लोग मर गए थे। अब आपको ये बताना है कि जैसे कि लिफ्ट जो है नीचे गिरता है, यानी कि नीचे आता है, तो व्यक्ति का भार बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा, क्योंकि उस समय जो है नीचे आता है लिफ्ट, तो फिर व्यक्ति का भार ऑटोमेटिक घट जाता है। अगला है किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। तो एक लाइटर होता है, लगभग सभी लोग उपयोग करते हैं, तो ये लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है, आंसर आ जाएगा इनका ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने का वाला जल है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई जल रहता है, पानी रहता है, उसमें साबुन को कितना भी आप उसमें रगड़ दो, घिस दो, लेकिन वहां अच्छे से झाग नहीं देता है, तो इसकी वजह को आपको बताना है। तो जैसे कि मृदु जल होता है, कि प्राकृतिक जल होता है, कि खनिज जल होता है या कठोर जल होता है, इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।